नमस्कार। इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। हम लोग इन दिनों स्पेन पर बात कर रहे थे और आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। स्पेन के जब एकीकरण की मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि 15वीं शताब्दी में के अंतिम चरण में जब स्पेन का एकीकरण इसाबेला और फर्डिनेंड के शासन काल में हुआ और इसाबेला और फर्डिनेंड जो स्पेन आप देखते हैं वो 15वीं शताब्दी में उसमें मुख्यतः चार राज्य थे। कास्तिल, अरागान, तो इसाबेला और फर्डिनेंड कास्तिल और अरागान में क्रमशः शासन करते थे। तीसरा हिस्सा था ग्रेनेडा और चौथा हिस्सा था नावार। तो नावार पर फ्रांस के नावार सामंत परिवार का आधिपत्य था। ग्रेनेडा मूरों का राज्य था, ये मैंने बताया था। और कास्तिल और अरागान दो बड़े स्टेट थे। तो कास्तिल के राजा और अरागान की रानी ने जब शादी कर ली तो इनकी शादी से कास्तिल और अरागान का कालांतर में एकीकरण हुआ। फिर इन दोनों की मिली जुली सेनाओं ने 1492 में ग्रेनेडा में मूर लोगों को पराजित करके उसको अपने अधिकार में लिया और बाद में इन लोगों ने नावार के सामंत परिवार के हिस्से वाले क्षेत्र पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया और इस तरह से 1512 आते आते तक स्पेन का एकीकरण पूरी तरह से हो गया। चार्ल्स पंचम पे हमने बात की जो इस पूरे साम्राज्य और जिसके काल में स्पेन अपने वैभव के चरमोत्कर्ष में पहुंचा। और वैसे तो इसाबेला और फर्डिनेंड के शासनकाल में ही कोलंबस जो कि स्पेन का नाविक था उसने दक्षिण अमेरिका की खोज कर ली थी अटलांटिक पार और उपनिवेश स्पेन का उपनिवेश दक्षिण अमेरिका में पहला उपनिवेश स्थापित हो चुका था और धीरे धीरे वहाँ स्पेनी लोग अपने उपनिवेशों को बढ़ा रहे थे, अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर रहे थे और वहाँ से बड़ी मात्रा में सोना चांदी स्पेन आ रहा था। खुद प्रकृति ने स्पेन को कुछ खास नहीं दिया। अगर आप स्पेन के नक्शे को गौर से देखेंगे तो अटलांटिक और भूमध्य सागर से लगने वाला जो इलाका है वहाँ से तट से लेके 100-150 किलोमीटर की पट्टी थोड़ा उपजाऊ है और बाकी का पूरा पूरा जो देश है वो पठारी है। अभी तक वहाँ किसी महत्वपूर्ण खनिज का भी पता नहीं चला है। लेकिन इस एपिसोड में जिस बात पे मैं बात करना चाहता हूँ कि मूर कौन है। ग्रेनेडा जहाँ की हम बात कर रहे थे कि वो एक मूरों का राज्य था। तो जब भी क्लास में मैं पढ़ाता था बीए में और अपने बच्चे से पूछता था कि भाई मूर लोगों का राज्य था ग्रेनाडा, मूर से आप क्या समझते हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था कि मूर कौन थे। तो आज मैं मूरों पर बात करना चाहूंगा। मूर लोग बेसिकली जब आप इनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो उत्तरी अफ्रीका के बर्बर जनजातीय समूह के लोग और अरबों के संयोग से जो नस्ल विकसित हुई उसे मूर कहते हैं। अरब लोग इस्लाम को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप में पहुंचे और बर्बर जनजाति के लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और फिर इन लोगों का अरबों से सहयोग बढ़ा और इस मिश्रित नस्ल से जो बच्चे हुए उन्हें मूर कहा जाता है। यही मूर, इन्हीं मूर लोगों में से एक जो युवक था जो मूर सेनापति था, इसी तारिक बिन जियाद के नेतृत्व में 1711 ईस्वी में ये मूरों का सेनापति था और इन लोगों ने स्पेन पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में इन्होंने जो क्षेत्र था जिसको
अपना केंद्र बनाया आंध्रा लूसिया, और आंध्रा लूसिया को केंद्र बनाकर अगले 800 वर्षों तक अरब लोगों ने इस स्पेन पर के उस हिस्से पर शासन किया, और इनके नेतृत्व में स्पेन के उस इलाके में कला, साहित्य, गणित, विज्ञान, स्थापत्य कला, इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। आंध्रा लूसिया स्पेन के दक्षिणी भाग में स्थित वह क्षेत्र है जहां सबसे पहले इन्होंने शासन किया है। यह क्षेत्र भूमध्य सागर के किनारे फैला हुआ है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत खूबसूरत है। इसमें प्रमुख शहर हैं सेविया, ग्रेनाडा, कोडोरबा और मालागा। ये सब अरबों द्वारा और मूर लोगों द्वारा शासित है। ग्रेनाडा में तो बाद में लंबे समय तक अरब लोग जब छोड़ के चले भी गए, तब भी ग्रेनाडा में मूरों का राज्य स्थापित रहा, और 1492 यानी 15वीं शताब्दी में इसाबेला और फर्डिनेंड ने मूरों को पराजित किया। मूर लोग ही बेसिकली, मूर और यहूदी, ये दो लोग स्पेनी समाज के वो लोग थे जिनको हम कहते हैं जो श्रमसाध्य कामों को करते थे और उद्यमशील लोग थे। लेकिन चार्ल्स के ज़माने में तो मूरों को उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन चार्ल्स जब 1556 में रिटायरमेंट ले लेगा और अपने दैत्याकार राज्य को अपनी मुसीबतों का कारण मानते हुए, और सच भी था ये, अपने राज्य का विभाजन कर देगा दो हिस्सों में। जो कुछ उसे अपने दादा की तरफ से मिला था वो अपने भाई फर्डिनेंड को दे देगा, यानी ऑस्ट्रिया, हंगरी, पवित्र रोमन साम्राज्य। और जो कुछ उसे अपने माता पिता की तरफ से मिला था, नीदरलैंड, स्पेन, अमेरिका के उपनिवेश, अन्य उपनिवेश, ये सब वो अपने बेटे को देगा, फिलिप द्वितीय को। फिलिप द्वितीय को जो बटा हुआ हिस्सा मिला, जो आधा से थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिला, वह भी इतना विशाल था कि फिलिप भी जिंदगी भर उसी में फंसा रहा। उस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आज मैं फिलिप की तुलना हम दो भारतीय शासकों से कर सकते हैं। एक तो हुमायूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ही हैज़ अ ग्रेट लेगेसी ऑफ डिफिकल्टीज विच ही मेड ग्रेटर बाय हिज ओन मिस्टेक्स। उसे उत्तराधिकार में ढेर सारी कठिनाइयाँ मिली थी जिन्हें अपनी गलतियों से उसने और बढ़ा लिया। ये बात भारतीय इतिहास में हुमायूं के बारे में कही गई, और यह अक्षरशः फिलिप द्वितीय जो चार्ल्स पंचम का बेटा था, और उसके रिटायरमेंट के बाद 1556 में जिसने उसके साम्राज्य के एक बड़े हिस्सा उसको मिला और उसने स्पेनी साम्राज्य को आगे बढ़ाया, उसके ऊपर भी लागू होता है। वो बड़ा मेहनती आदमी था। दूसरी इसकी तुलना हम कर सकते हैं अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब से। औरंगजेब भी धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर था, ऐसा हम सब जानते हैं। सेम स्थिति फिलिप की थी। वह भी ईसाई धर्म को, कैथोलिक धर्म को लेकर बहुत कट्टर था, और कहा जाता है कि उसके जीवन में दो ही चीजें महत्वपूर्ण थी। एक कैथोलिक धर्म, और दूसरा स्पेन जो उसकी जन्मभूमि थी। इनमें भी अगर उसे चुनने को कहा जाता, दोनों के बीच में कोई द्वंद्व खड़ा होता, तो शायद वह स्पेन को चुनता। लेकिन इतना मोहब्बत करने के बावजूद उसने स्पेन का भला नहीं किया। हम अगली बार जब बात करेंगे तो मैं इस बात को बताऊंगा कि कैसे उसने तमाम अपनी मेहनत कश होने के बावजूद, योग्य होने के बावजूद, वो अपने देश का कुछ खास भला नहीं कर पाया। जिस रोमन कैथोलिक चर्च के लिए उसने अपने संसाधनों को दांव पे लगाया, उस रोमन कैथोलिक चर्च में भी उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था।
बल्कि वो सम्मान मिलेगा उसके सौतेले भाई डॉन जॉन को। नमस्कार। अगर आपको कुछ इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे विद्यार्थी लोग कि वो इस बारे में और किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।